Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. And today we are back with a new video that is a nursing care plan on pleural effusion. So सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है। देखो, प्लूरल इफ्यूजन एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि प्लूरल स्पेस जो है, लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसे प्लूरल स्पेस कहते हैं, उसमें एक्सेस फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। वैसे नॉर्मली इस स्पेस में फ्लूइड रहता है और वो इसलिए रहता है ताकि लंग्स को स्मूथली मूवमेंट हो सके ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब आप ब्रीथ कर रहे हो तो लंग्स स्मूथली मूव कर सकें। पर अगर टू मच फ्लूइड एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो जाएगा तो ये इश्यूज़ कॉज कर देता है। तो इसी कंडीशन को हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि एज अ नर्स हम क्या क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं टू द पेशेंट। सबसे पहले पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा, देन सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस, उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं फैमिली चार्ट, उसके बाद आता है फैमिली ट्री और उसके बाद स्टार्ट होती है हिस्ट्री ऑफ इलनेस। इसमें हम देखते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है। और इसमें अगर पेशेंट की कोई हिस्ट्री रही है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर डिसीज़ या फिर कुछ और कंडीशन रही है तो हम इसमें फिल करेंगे। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर आती है चीफ कंप्लेंट्स। तो यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन वाले पेशेंट्स की या पेशेंट की चीफ कंप्लेंट क्या रही होंगी वो हम देखते हैं। देखो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है पेशेंट को, ग्रेजुअली वर्सनिंग ओवर पास्ट 5 डेज, 5 दिनों से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो रहा है जो कि पिछले 3 दिनों से शुरू हुआ है। शार्प पेन हो रहा है राइट साइड में। ठीक है। और जब पेशेंट डीप ब्रीथ लेता है तो और वर्स हो जाता है, मतलब और बढ़ जाता है। ड्राई कफ, ठीक है, ड्राई कफ कब से हो रहा है? 4 दिनों से हो रहा है। लो ग्रेड फीवर कब से है? 2 दिनों से। और फटीग और जनरल वीकनेस 5 से 6 दिनों से पेशेंट को है। तो ये सब हैं चीफ कंप्लेंट्स या फिर रीज़न फॉर एडमिशन जो पेशेंट हमें बताएगा अगर वो प्लूरल इफ्यूजन का पेशेंट है तो। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में नरिशमेंट मॉडरेटली नरिश्ड है, बॉडी बिल्ड एवरेज है, हेल्थ अपीयर्स इल, ठीक है, माइल्डली इल बोल सकते हो आप। एक्टिविटी में रिड्यूस्ड, प्रेफर सिटिंग अपराइट, मतलब पेशेंट बैठना पसंद करता है क्योंकि उसे ब्रेथलेसनेस हो रही है, और सौपनिया जिसे बोलते हैं हम। ठीक है। फिर मेंटल स्टेटस क्या है? कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस है और ओरिएंटेड है। लुक क्या है? एंग्शियस। पोस्चर में बॉडी कर्व्स क्या है? नॉर्मल है। और मूवमेंट्स क्या है? गार्डेड, मतलब फ्लैट लाई करना अवॉइड कर रहा है, वो लेटना अवॉइड कर रहा है। ठीक, क्योंकि उससे ब्रेथलेसनेस हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं स्किन कंडीशन पे। स्किन कंडीशन में देखा हमने, कलर क्या है? पेल, टेक्सचर नॉर्मल, टेम्परेचर वार्म है, और लीजन्स नो विजिबल लीजन्स प्रेजेंट। ठीक है। हेड एंड स्काल्प पे स्काल्प क्लीन है। फेस जो है अपीयर्स टायर्ड, पर कोई स्वेलिंग या एसिमेट्री फेस में नहीं है। इसके बाद आइज़ पे आ जाते हैं। आइज़ में आईब्रोज, आईलैशेज और आईलिड्स ये नॉर्मल हैं। यहाँ पे एनईडी लिखा हुआ है, आप नॉर्मल लिख सकते हो। फिर आई बॉल्स में क्या है? नॉर्मल अलाइनमेंट है। कंजक्टिवा पेल है। स्क्लेरा जो है वो नॉन जॉन्डिस्ड, कोई जॉन्डिस का साइन नहीं है। प्यूपिल इक्वल, राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट। लेंस क्लियर है और विजन जो है इंटैक्ट है, ग्रॉसली इंटैक्ट। ठीक। इसके बाद ईयर्स पे आ जाते हैं हम। एक्सटर्नल ईयर नॉर्मल, हियरिंग इंटैक्ट। नोज, एक्सटर्नल ईयर्स नॉर्मल, नॉस्ट्रिल क्लियर। माउथ एंड फेरिंग्स में लिप्स ड्राई हैं। ऑर्डर ऑफ माउथ कोई फाउल ऑर्डर नहीं है। टीथ क्या है? कुछ कैरीज प्रेजेंट है, फ्यू कैरीज प्रेजेंट लिखा हुआ देखो। गम्स क्या है? स्लाइटली इन्फ्लेम्ड है, इसमें थोड़ा सा इन्फ्लामेशन है। और टंग क्या है? कोटेड है। इसके बाद आ जाते हैं नेक पे। तो नेक में क्या है? लिम्फ नोड्स में कोई पाल्पेबल लिम्फ एडिनोपैथी नहीं है। कोई भी पाल्पेशन, मतलब ऐसा लिम्फ का एनलार्जमेंट नहीं हुआ है। ठीक है। कोई भी पाल्पेबल लिम्फ एडिनोपैथी नहीं है। और थायराइड ग्लैंड्स कोई एनलार्जमेंट नहीं शो करता। रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है, कोई पेन नहीं है पेशेंट को। फिर चेस्ट क्या है? थॉरेक्स एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट्स हैं। देखो, चेस्ट मूवमेंट्स एसिमेट्रिकल हैं। ठीक है। चेस्ट एज सच एसिमेट्रिकल नहीं है, पर चेस्ट मूवमेंट जो हो रहा है ड्यूरिंग ब्रीदिंग वो एसिमेट्रिकल है। रिड्यूस मूवमेंट है राइट साइड में। राइट साइड ऑफ द चेस्ट में क्या है? रिड्यूस मूवमेंट है। ब्रेथ साउंड्स क्या हैं? डिक्रीज्ड हैं ऑन दी राइट लोअर लंग फील्ड। जो राइट साइड में लोअर लंग फील्ड है वहाँ पे डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स हैं। डलनेस फील हो रहा है परक्यूशन करने पे। जब आप परकस करोगे तो डलनेस फील होगा। फिर हार्ट साउंड्स क्या हैं? नॉर्मल S1 S2, कोई मरमर नहीं है। ब्रेस्ट अगर पेशेंट फीमेल है तो आप असेस करोगे, नॉर्मल लिख सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं एब्डोमेन पे। एब्डोमेन में ऑब्जर्वेशन में देखा, एब्डोमेन सॉफ्ट है, कोई विजिबल डिस्टेंशन नहीं है। पाल्पेशन क्या है? माइल्ड टेंडरनेस इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। बॉडी में जो आप अगर क्वाड्रेंट डिवाइड करोगे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट जो होगा उसमें एब्डोमेन में क्या हो रहा है? माइल्ड टेंडरनेस है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ठीक है।
फिर उसके बाद आ जाते हैं परक्यूशन में। परक्यूशन में लोअर नॉर्मल रेजोनेंस है, पर यहाँ पे हमने परक्यूशन किया था तो देखो आपने पीछे अभी देखा कि डलनेस प्रेजेंट है, तो आप डलनेस भी लिख सकते हो, ठीक। ऑस्कल्टेशन में बावल साउंड्स प्रेजेंट है। फिर एक्सट्रीमिटीज़ में कोई क्लबिंग या साइनोसिस नहीं है। माइल्ड पीडल एडीमा प्रेजेंट है एक्सट्रीमिटीज़ में, ठीक है। पीडल एडीमा मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में एडीमा है। इसके बाद बैक स्पाइन नॉर्मल है, कोई टेंडरनेस नहीं है। फिर जेनेटल रेक्टम पे आ जाते हैं। इनगुइनल लिम्फ नोड्स कुछ भी पाल्पेबल नहीं है। वजाइनल डिस्चार्ज, हेमरॉइड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसे एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट कुछ कंप्लेंट्स आपको बताता है तो फिर आप उसके बाद एग्जामिनेशन करोगे। इसके बाद हम आ जाते हैं वाइटल साइंस पे। वाइटल साइंस में टेम्परेचर क्या है, माइल्डली एलिवेटेड है, थोड़ा बढ़ा हुआ है। पल्स रेट क्या है, टैकीकार्डिया है। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो टैकीअपनिया में भी बढ़ा हुआ है। फिर ब्लड प्रेशर क्या है, विद इन नॉर्मल लिमिट्स। और SpO2 क्या है, लो है। रूम एयर SpO2 जो है वो लो है, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन में। लैब इन्वेस्टिगेशन में हमने हीमोग्लोबिन देखा, माइल्ड एनीमिया है, टोटल WBC काउंट, ल्यूकोसाइटोसिस है, ठीक है। इससे इन्फेक्शन का पता चलता है। न्यूट्रोफिल्स क्या है, न्यूट्रोफिलिया मतलब थोड़ा सा इन्फेक्शन है, कंसिस्टेंट विद इन्फेक्शन, ठीक। लिम्फोसाइट्स क्या है, रिलेटिवली लिम्फोपीनिया, ठीक। मतलब ये थोड़ा डिक्रीज्ड है। पेशेंट वैल्यू देखो 12% है, और वैसे नॉर्मल रेंज जो होता है वो 20 से 40% होता है। ESR क्या है, एलिवेटेड है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है इसका मतलब, ये हमें इंडिकेट करता है। इसके बाद आ जाते हैं हम जो प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस है, उसमें अपीयरेंस क्या है उसकी, स्ट्रॉ कलर्ड है, जिसकी वजह से वो सजेस्ट क्या करता है, स्ट्रॉ कलर सजेस्ट करता है कि एक्सोडेट फॉर्मेशन हो गया, एक्सोडेट बन गया है, ठीक है। फिर उसी प्लूरल फ्लूइड के एनालिसिस में हमने प्रोटीन चेक किया तो वो भी एक्सोडेट इफ्यूजन, क्योंकि देखो वैल्यूज बढ़ी हुई हैं तो एक्सोडेट इफ्यूजन दिखा रहा है। फिर LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस का टेस्ट इसी में होगा, इसी प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस में, तो वो भी हाई है, कंफर्म कर रहा है कि भाई एक्सोडेट बना हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास है सेल काउंट, उसमें भी हाई इन्फ्लामेटरी ADA टेस्ट करोगे तो वो भी एलिवेटेड आएगा, ठीक। ये सब प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे हम जब, ठीक है। टैप बनाएंगे, पहले फ्लूइड को विड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे, तो उसमें ये सारे टेस्ट आएंगे। इसके बाद हम CRP कराएंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो भी एलिवेटेड है। फिर RBS करवाया, नॉर्मल है। ब्लड यूरिया नॉर्मल है। सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है। और ग्राम स्ट्रेन करवाओगे, कल्चर करवाओगे, तो उसमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है। इसके बाद आ जाता है मेडिकेशन पे। मेडिकेशन में हमने सबसे पहले इंजेक्शन दिया सेफ्ट्रैक्सियन को। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफालोस्पोरिन है, एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सेफ्ट्रिएक्सोन देना है, नहीं तो पैरासीटामोल देना है। एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है, फीवर और पेन दोनों को रिड्यूस करेगा। फुरोसमाइड क्यों देना है, लूप डायरेटिक है, ये फ्लूइड ओवरलोड को रिड्यूस करेगा और प्लूरल फ्लूइड को, ड्रेनेज को जो है ना वो प्रमोट करेगा, तो बॉडी से वाटर या फिर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो रखा है वो निकलेगा। फिर पेंटोप्राजोल प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, ठीक है। गैस्ट्रिक इरिटेशन दूसरी मेडिकेशन से जो हो रहा है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम ये देते हैं पेंटोप, ठीक। इसके बाद आइसोनियाजिड तब देना है अगर TB सस्पेक्टेड है। अगर पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्टेड है तो हमें आइसोनियाजिड देना है, अदरवाइज नहीं देना है, ठीक है। और विटामिन B6 की टैबलेट्स देनी है टू प्रिवेंट न्यूरोपैथी कॉज्ड बाय आइसोनियाजिड। अगर आइसोनियाजिड दे रहे हो तो फिर टैबलेट विटामिन B6 देना। अगर पेशेंट को आप TB दिखा रहे हो तो आपको वहाँ शुरुआत में हिस्ट्री में ही लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई पेशेंट की TB भी है, या फिर पेशेंट का भी रीसेंट TB हुआ है, आपने टेस्ट करवाया और वो जो है कंफर्म करता है कि भाई TB है, तो फिर आप आइसोनियाजिड दे सकते हो। फिर उसके साथ विटामिन B6 भी देना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। सबसे पहला इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, दूसरा है इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, और तीसरा है एक्यूट पेन related to pleural inflammation as evidenced by chest pain and guarded breathing. फिर इसके बाद risk for infection related to invasive procedures, activity intolerance related to imbalance between oxygen supply. सबसे पहले वाले एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस एज एविडेंस्ड बाय लो SpO2 एंड डिस्निया। पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट रिपोर्ट्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने SpO2 चेक किया, रेस्पिरेटरी रेट चेक किया, और आपने ये देखा कि जो पेशेंट है जब ब्रीदिंग कर रहा है तो एक्सेसरी मसल्स का भी यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। और परक्यूशन में डलनेस फील हो रही है राइट लंग की साइड। फिर आप प्लानिंग पे आ जाओगे, तो प्लानिंग में क्या है, मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, डेप्थ रेगुलरली, SpO2 लेवल्स मॉनिटर करना है, पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन देनी है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, डीप ब्रीदिंग टेक्निक सिखानी है, कफिंग एक्सरसाइजेस सिखानी है। ABG एनालिसिस आप कर सकते हो। फिर उसके बाद थोरासेंटेसिस करना है ये पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट को जो है मतलब सर्जन को असिस्ट करना है ड्यूरिंग थोरासेंटेसिस प्रोसीजर। इसके बाद एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट ब्रीदिंग टेक्निक के लिए एजुकेट करना है। इसमें आपका गोल क्या बनेगा, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन विल बी मेंटेन्ड, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इवैल्यूएशन में वही आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर, पेशेंट्स
ऑक्सीजनेशन या फिर पेशेंट्स SpO2 इम्प्रूव टू 96%, आप वैल्यू भी लिख सकते हो। रेस्पिरेटरी रेट जो बढ़ा हुआ है पेशेंट का वो रिड्यूस हो जाएगा या नॉर्मल पे आ जाएगा, ये सब आप इवेल्युएशन में लिख सकते हो, पर एक सेंटेंस में ही लिखना है, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू रेस्ट्रिक्टेड लंग एक्सपेंशन एज एविडेंस्ड बाय टैकिपनिया एंड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स। इसमें सब्जेक्टिव डेटा देख सकते हो आप, फीलिंग दैट इट कांट टेक अ फुल ब्रीथ, पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहा, ऑब्जेक्टिव डेटा भी आपके सामने लिखा हुआ है। प्लानिंग में आपको वही करना है, रेस्पिरेटरी रेट रिदम पैटर्न 2 से 4 घंटे तक आपको असेस करना है। चेस्ट एक्सपेंशन की सिमेट्री को चेक करना है भाई, ठीक है, जैसे हमने देखा राइट साइड पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हो पा रही है, ठीक। सेमी फाउलर पोजीशन देनी है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट ऑन पर्स लिप एंड डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग टेक्निक्स, ठीक है, ये पेशेंट को सिखानी है, इंस्ट्रक्शन देने हैं कैसे करनी है कैसे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी, अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो O2 थेरेपी दो, और इनकरेज यूज़ ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर एवरी 2 आवर्स, 2 घंटे पे स्पायरोमीटर देना है। स्पायरोमीटर उसका यूज़ इनकरेज करना है, पेशेंट यूज़ करे उसे, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए इमोशनल सपोर्ट दो। और रेस्पिरेटरी थेरेपी कि अगर एडवांस इंटरवेंशंस की नीड है तो उसके लिए भी कोलैबोरेट करना है। फिर वही इवैल्यूएशन आप देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट पेन रिलेटेड टू प्लूरल इन्फ्लामेशन एज एविडेंस बाय चेस्ट पेन एंड गार्डेड बिहेवियर। अब पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो पेशेंट क्या बोलेगा, पेशेंट सेज दैट आई हैव शार्प चेस्ट पेन वर्स ऑन डीप ब्रीदिंग और कफिंग। भाई डीप ब्रीदिंग और कफिंग करने पे उसका जो है जो पेन है वो वर्स हो रहा है, मतलब और बढ़ रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में वही फेशियल ग्रेमिसिंग करेगा, गार्डेड रिस्पॉन्स है, गार्डेड रेस्पिरेशन है, लिमिटेड चेस्ट एक्सपेंशन है, सब आप देखोगे। ऑब्जेक्टिव आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट respiration was guarded and there is limited chest expansion was there along with facial grimacing। वाइटल्स भी आप लिख सकते हो अगर चाहो तो। इसके बाद पेन की इंटेंसिटी, लोकेशन और कैरेक्टर आपको हर 2 घंटे पे चेक करते रहना है। पेन स्केल का यूज़ करना है और पेन स्केल यूज़ करके आप वैल्यू पता लगाओ भाई कितना पेन हो रहा है पेशेंट को। फिर प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स को एडमिनिस्टर करो, पेशेंट को पोजीशन करो सेमी फॉलोस पोजीशन में ताकि प्लूरल स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाए। फिर इनकरेज स्लो डीप ब्रीदिंग विद इन पेन टॉलरेंस, मतलब इतना है पेशेंट को बोलना है कि इतना ही आपको, ज़्यादा ज़ोर से सांस नहीं लेना है, इतना ही आपको जो है आराम से ब्रीदिंग करनी है ताकि आप जो पेन हो रहा है उसे टॉलरेट कर पाओ। नॉन फार्मालॉजिकल पेन रिलीफ मेथड्स जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं वो आपको पेशेंट को सिखानी है, ठीक। फिर पेशेंट को एजुकेट करना अबाउट कॉज एंड मैनेजमेंट ऑफ पेन, ठीक, और साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करना है, जो आपने एनाल्जेसिक्स भी दिए हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करना है। फिर लास्ट में इवैल्यूएशन लिख दोगे आप, और इसी के साथ आपकी एनसीपी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाती है हेल्थ एजुकेशन। सेमी फाउलर पोजीशन मेंटेन करो, डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट को सिखाओ, सारी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब जो भी है उसे बोलो टाइम पे लेना है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन हो रहा है तो रिपोर्ट करो इमीडिएटली डॉक्टर को। फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स को रेगुलर रखो। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को अवॉइड करना है, कोल्ड इन्वायरमेंट से थोड़ा दूर रहना है, हाइड्रेटेड रहना है, और हाइड्रेटेड रहोगे तो जो सिक्रेशंस हो रही हैं वो थिन हो जाएंगी थोड़ा, ठीक है, आराम से निकल जाएंगी बॉडी से, ऑरिफिसेस से निकल सकती हैं, ठीक है। फिर डो नॉट सेल्फ मेडिकेट, खुद से ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लेनी है, चाहे टीबी की मेडिकेशन हो चाहे कोई एंटीबायोटिक हो, खुद से नहीं लेनी है। और इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो है उसे यूज़ करना है, ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको एडवाइस करेगा, जो भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक बैलेंस डाइट लेनी है ताकि रिकवरी अच्छे से हो जाए। फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कोई नए साइन एंड सिम्टम्स या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, कोई स्टर्नस एक्टिविटी है उसे अवॉइड करना है, स्मोकिंग को बंद करना है। और सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर, मतलब आप कोई दूसरा स्मोक है या फिर सिगरेट का स्मोक है तो उससे भी आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर करना है अपने घर पे ही, जैसे भी इंस्ट्रक्ट किया गया है। और मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन टू रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखना है ताकि इन्फेक्शन का रिस्क ना हो या कम से कम हो। तो ये थी एनसीपी ऑन प्लूरल इफ्यूजन। नाउ इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको कुछ पूछना हो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट इफ़ यू फाइंड आवर वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड।